हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो टाइप प्रॉब्लम, कूलम्ब्स लॉ का टाइप 7 और इसमें जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वह रेशियो टाइप प्रॉब्लम होगा चार्ज का, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। देखो यहाँ पर जहाँ भी रेशियो टाइप प्रॉब्लम हो, रेशियो टाइप का एक मेजर प्रॉब्लम होता है जो कि आपको लगभग हर टॉपिक में मिलेगा। रेशियो टाइप प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होता है जो कि आपको लगभग हर टॉपिक में मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का टिप्स ये है कि सबसे पहले जिसका रेशियो दिया हुआ हो आप उसको लिख लीजिए, जिसका रेशियो निकालना हो वो भी लिख लीजिए और पॉसिबल डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले इतना काम करिए, आपका समझ लीजिए कि क्वेश्चन समझिए कि 50% बन गया। और इसमें हर एक बच्चे इतना काम तो कर ही सकते हैं, इसमें कुछ बनाना तो हुआ नहीं। जिसका रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जिसका रेशियो पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। और पॉसिबल फिगर बना लेना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि कहीं अगर कोई चीज सेम है तो वो तो आपको रास्ते में सीधा कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमने यहां पर आपको दिया है, लिखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 2 स्फीयर है पहले तो चलिए 2 स्फीयर है तो सबसे पहले तो हम 2 स्फीयर बना लेते हैं। लीजिए एक स्फीयर जिसका रेडियस की 10 सेंटीमीटर हुआ और दूसरा स्फीयर थोड़ा बड़ा बना लीजिए जिसका रेडियस की 40 सेंटीमीटर हुआ। इस तरह से बना लिया। हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी बराबर है, मान लेते हैं इसका कि वॉल्यूम डेंसिटी हम लोग रो मान रहे हैं, जो मान लीजिए रो मानिए, सिग्मा मानिए, यहाँ पर रो हमने इसका वॉल्यूम डेंसिटी मान लिया, चार्ज का रो मान लिया वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। सेम वॉल्यूम डेंसिटी, तो दोनों का रो क्या है, समान। और वॉल्यूम डेंसिटी वाली बात है, वॉल्यूम डेंसिटी का क्या मतलब है कि हर जगह चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बराबरी से, हर जगह चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब आपके मन में यह आ सकता है कि सर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में तो आप पढ़ाए थे कि चार्ज हमेशा ऊपरी सरफेस पर रेसाइड करता है। तो ये बात सही है कि चार्ज हमेशा ऊपरी सरफेस पर रेसाइड करता है, ये चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये भी हमने कहा है कि क्वेश्चन जैसा कहे वैसा मानना है। क्वेश्चन कहे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, और क्वेश्चन अगर कहे कि यूनिफॉर्म नहीं है तब फिर जो नेचुरल प्रॉपर्टी है हम लोग उसको लेंगे। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि नेचुरल प्रॉपर्टी है सरफेस का कि सरफेस में फ्रिक्शन तो होता ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दिया कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो हम लोग फ्रिक्शन लेस मानते हैं कि नहीं। आई बात समझ में। तो वही बात है यहाँ भी, तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर, इसका R1 माना, इसका R2 माना। तो R1 अपॉन R2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, R1 10 है और R2 40, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। अब क्या कह रहा है, हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। इसमें चार्ज मान लिया कि Q1 है और इसमें चार्ज मान लिया कि Q2 है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम, मतलब Q1 और Q2 का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, Q1 अपॉन Q2, ये आपसे पूछा जा रहा है। आई बात समझ में। और जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या है साहब, वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, समान है। वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, बराबर है, वॉल्यूम डेंसिटी बराबर है। अच्छा ये बताइए कि वॉल्यूम डेंसिटी होता क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम डेंसिटी की बात अगर हम लोग कहें, यहाँ जैसे वॉल्यूम डेंसिटी हम लोग रो माने हैं, तो वास्तव में रो है क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बोलो इसमें कोई आपत्ति है? तो चार्ज अपॉन
वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डेंसिटी है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, देखिए वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, समान है, सेम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज आपके पास यहाँ पर कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R1 क्यूब ना, ठीक है ना। अब ये इसका हो गया रो, और इसका रो देखो, तो चार्ज कितना Q2, और इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R2 क्यूब। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? अब ये दोनों क्या कह रहा है कि बराबर है, ये दोनों क्या कह रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर क्लियर है फिगर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ देखिए, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो Q1 अपॉन 4/3 पाई R1 क्यूब, और उसके बाद Q2 अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। अब यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q2 निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, Q1 अपॉन Q2 निकालना है, क्या निकालना है, Q1 अपॉन Q2 निकालना है। अब जो कटे कटाइए, 4/3 पाई कट गया, क्या बचा बोलो तो, Q2 को नीचे भेजा और R1 ऊपर चला जाएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। अब उसके बाद आंसर आपका आ जाना चाहिए। नहीं आया कि नहीं आया? देखो तब R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो गया, तो R1 अपॉन R2 कितना 1/4, इसका होल क्यूब 1/64, तो 1:64। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इसमें क्या किया जरा एक बार फिर से समझिए। पहले तो R1 अपॉन R2 1/4 आ गया, ये पता है। Q1/Q2 आपको निकालना है, Q1/Q2 क्या करना है, निकालना है। और क्वेश्चन कर रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, बराबर है, वॉल्यूम डेंसिटी को बराबर कर दिया। अब सवाल है कि वॉल्यूम डेंसिटी होता क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और इसका भी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, तो ये वॉल्यूम डेंसिटी हुआ। और मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी बराबर है, तो वॉल्यूम डेंसिटी को यहाँ पर बराबर कर दिया, तो Q1 अपॉन Q2 R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, यहाँ पर मिल गया R1 अपॉन R2 1/4 है, इसका क्यूब 1:64, मतलब आपका 1:64 बी आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 spheres have equal charges, calculate the ratio of surface density of charge। 2 स्फीयर है और चार्ज क्या है, दोनों में बराबर है, दोनों में चार्ज बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में चार्ज बराबर है, तो इसमें मान लिया कि Q1 है और इसमें मान लिया Q2 है। अब यहाँ देखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी, तो सरफेस डेंसिटी मान लिया इसमें ρ1 है और इसका मान लिया ρ2 है, तो ρ1 अपॉन ρ2 का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, ρ1 अपॉन ρ2 का वैल्यू निकालना है। और आपको दिया हुआ क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, मान लिया इसका D1 और इसका मान लिया D2, ये आपको दिया हुआ है। तो D1 अपॉन D2 8/64 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम डेंसिटी की हम बात करते हैं। पहले वॉल्यूम डेंसिटी होता क्या है बताओ तो। वॉल्यूम डेंसिटी हमने D माना, चार्ज अपॉन पक्का। तो यहाँ पर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज को Q लिया और मान लो इसमें Q1 है, नीचे वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका वॉल्यूम 4/3 R1 क्यूब, ये हो गया D1। उसी तरह से D2 कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन, चार्ज इसमें Q2 है ना, अपॉन 4/3 R2 क्यूब।
और रेशियो किसका निकालना है हमको, ρ1 अपॉन ρ2 का निकालना। लेकिन पहले इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, d1 अपॉन d2, ये आपका है d2, तो d1 अपॉन d2 इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो q खत्म हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा रहने दो, एक स्टेप और लीजिए, 4/3 पाई r1 क्यूब, और ये ऊपर जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब और नीचे q2। इसमें इसको डिवाइड किया तो q1 अपॉन 4/3 पाई r1 क्यूब, और ये क्या हुआ देखो 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है ना। देखते चलो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा d1 अपॉन d2 कितना आया, r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब, यही ना आया, r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या चाहिए तुमको, चाहिए क्या, एक तो आपके पास ये मिल गया, ठीक है ना, और किसका रेशियो चाहिए, सरफेस डेंसिटी, और ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ ये 8:64, 8/64। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है r2 अपॉन r1 का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 2/4, 1/2। तो r2 अपॉन r1 कितना मिला, कितना मिला 1/2। और ये किसका डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी में r2 क्यूब नीचे r1 क्यूब आया, और सरफेस डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा, आई बात समझ में, तो स्क्वायर आएगा, बस स्क्वायर वाला आंसर कर, आई बात समझ में, तो यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, देखो यहाँ फिर समझ लो कि d1 अपॉन d2 ये वॉल्यूम डेंसिटी है, तो वॉल्यूम डेंसिटी हम लोग किए तो r2 क्यूब नीचे r1 क्यूब आया, और जैसे ही सरफेस डेंसिटी करेंगे ρ1 अपॉन ρ2, तो ये आपका आएगा r2 स्क्वायर नीचे r1 स्क्वायर। तो ये हम लोग निकाले हुए हैं, अभी हम लोग 1/2 निकाले हुए हैं, तो 1/2 का स्क्वायर आंसर कितना 1/4, 1:4 यहाँ पर आई बात समझ में। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, बोले इसमें कोई दिक्कत है, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का टाइप 8 प्रॉब्लम, और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे आपका मिक्स टाइप प्रॉब्लम, और इसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होगा वह बेस्ड ऑन अप थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट पर, और ये कूलम्ब्स लॉ का ऑलमोस्ट लास्ट टाइप आपका प्रॉब्लम है। और जितना हमने बताया अभी तक, अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका कूलम्ब्स लॉ का बन जाएगा, ऐसी उम्मीद निश्चित रूप से है, ठीक है। और अप थ्रस्ट के कंसेप्ट पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अप थ्रस्ट इसका जो एप्लीकेशन होता है वो कई जगह पर होता है। हमने कहा है कि यह जो है एक बड़ा टमाटर है फिजिक्स का, जिसका कि यूज बहुत जगह होता है ना। जैसे टमाटर की बात हम क्यों करते हैं, समझ गए ना, कि टमाटर का अपना एग्जिस्टेंस कम है, लेकिन वह दूसरे के टेस्ट को बढ़ा देता है अगर उसकी मिक्सिंग हो जाती है। तो उस तरह का टमाटर फिजिक्स में भी है, कई कॉन्सेप्ट है ऐसा, कई टमाटर है जिसका कि मिक्सिंग किया जाता है। तो उसमें से एक अप थ्रस्ट जो है यह भी एक बड़ा टमाटर है, जिसका कि मिक्सिंग सब जगह किया जाता है। कहीं पर भी किसी भी बॉडी की बात होती है तो बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है भैया, उसको जैसे पानी में डाल दो, तो करासन तेल में डाल दो, तो सरसों तेल में डाल दो, तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम और बढ़िया बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह का टमाटर फिजिक्स में बहुत है। एक SHM भी है, वर्क एनर्जी है, और वेक्टर तो खैर वो तो है ही, उसका तो बात ही अलग है, ठीक है। बात समझ गए। तो चलिए सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हमने जो कहा आज हम डिस्कस करेंगे मेजर टाइप होगा बेस्ड ऑन अप थ्रस्ट। तो पहले थोड़ा सा अप थ्रस्ट को समझ लें कि होता क्या है, ठीक है।
ऐसे आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। आइए हम लोग रिवाइज कर लें कि अपथ्रस्ट होता क्या है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट क्या होता है? देखो, जैसे किसी भी बॉडी को अगर किसी भी लिक्विड में अगर हम डालते हैं, किसी भी बॉडी को किसी भी लिक्विड में अगर हम डालते हैं, तो ये तो आपको पता है कि mg नीचे लगता है और ऊपर के तरफ एक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऊपर के तरफ एक फोर्स लगता है और इसको क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट। क्या कहा जाता है इसको? अपथ्रस्ट। और या इसको क्या कहते हैं? बायंसी फोर्स भी कहते हैं, बायंसी फोर्स। और ये अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? इफ बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड पार्शियली और टोटली, it experiences a upward force. It experiences a upward force which is known as upthrust, जिसको क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट कहा जाता है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, अपथ्रस्ट। अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब बल। थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट मतलब होता है बल। तो अपथ्रस्ट ऊपर के तरफ लगने वाला बल, ऊपर के तरफ लगने वाला बल को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। आई बात समझ में? या इसको बायंसी फोर्स भी कहते हैं, बाइंड फोर्स भी कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड पार्शियली और टोटली, इट एक्सपीरियंसेस ए अपवर्ड फोर्स which is known as upthrust, and this upthrust is equal to weight of the displaced liquid. This upthrust is equal to weight of the displaced liquid. ये weight of the displaced liquid के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, इस बात को हम लोग जाने। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बोलते चलिए, किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहां देखो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, या जो लिक्विड को यहां से हटाएगा, लिक्विड को यहां से जो हटाएगा, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा तो उसके बराबर होगा। आई बात समझ में? कोई भी बॉडी जब पूरी तरह से लिक्विड में डूबा होता है तो वह अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। आई बात समझ में? किसके बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है? वॉल्यूम के बराबर। आई बात समझ में? जैसे मान लो छोटू को पानी में डुबाओगे तो उसका जितना वॉल्यूम है ना, उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। आई बात समझ में? मान लो हर्षित को डुबाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा करेगा, है कि नहीं? और हमको अगर डुबा दोगे तो दोनों के बराबर हम अकेले कर देंगे। आई बात समझ में? अब बात समझ में आ गया कि वॉल्यूम के बराबर डुबाएंगे नहीं, समझने के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो बात क्लियर हो गया। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसी के बराबर उसका वेट जो होता है, उसी के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं साहब? अपथ्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट बोला जाता है। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, देखो तो वेट का मतलब क्या होता है? mg। वेट का क्या मतलब होता है? वेट का मतलब mg। और मास को क्या लिख सकते हैं साहब? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या लिखते हैं मास को? वॉल्यूम इंटू, और डेंसिटी मान लो यहाँ पर d दे दिया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आई बात समझ में? तो v dg, और v क्या है साहब? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड में चाहे पानी हो, करासन तेल हो या सरसों तेल हो, जो भी हो। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और डी क्या है? किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो आप थ्रस्ट जो लगता है ये लिक्विड के वजह से लगता है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का और डेंसिटी भी किसका होगा साहब? डेंसिटी भी किसका होगा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। डेंसिटी भी किसका होगा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। आई बात समझ में? तो अब थ्रस्ट किसके बराबर होगा? VdG। तो इसको याद रखना है। अब थ्रस्ट किसके बराबर होगा? अब थ्रस्ट किसके बराबर होगा? VdG। और या अगर डेंसिटी को हम रो से करें इंडिकेट तो V रो G। जैसे याद रखिए VdG या V रो G। आई बात समझ में? VdG याद रखिए या V रो G याद रखिए, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसको डायरेक्ट हम पुट करेंगे। इतनी बात समझ गए? अब थ्रस्ट क्या होता है? VdG या V रो G, ऐसे याद रखना है। अब क्लियर हो गया कि अब थ्रस्ट क्या होता है, ये समझ गए। और VdG या V रो G याद रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका एप्लीकेशन हम करेंगे। अब ये क्लियर हो गया ना? तो भाई इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए जो ये क्वेश्चन है जरा इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू सिमिलर चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। When they are suspended in air, then the angle between the string is 30 डिग्री। कोई भी सिमिलर चार्ज स्फीयर है जिसको कि लटकाया गया है। तो सिमिलर का क्या मतलब है? एक ही चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में क्या होगा? दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। आई बात समझ में? दोनों में रिपल्सन होगा। सिमिलर चार्ज है और लटकाया गया तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये यहाँ रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा। दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अब जरा यहाँ पर देखिए कि फोर्स कौन कौन सा लगेगा। यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ध्यान से देखो क्या कर रहा है? टू सिमिलर चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ नेचुरली समान होना ही चाहिए। और एंगल कितना है? एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग 30 डिग्री। ये टोटल 30 डिग्री है। टोटल कितना है? 30 डिग्री। तो दोनों हाफ हाफ डिवाइड होगा तो 15-15 डिग्री होगा। नहीं, हाफ डिवाइड होगा तो 15-15। तो खैर चलिए अभी हम इसको थीटा मान रहे हैं। अभी 30 डिग्री हम लोग बाद में मानेंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भी होगा बाद में हम लोग पुट करेंगे। अभी हम लोग जनरल क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उसको डील करेंगे। तो यहां देखो, द एंगल रिमेन्स सेम व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको लिक्विड में सस्पेंड किया गया तो भी इसका जो एंगल है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान से समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो जैसे मान लो कि अब यहां पर हमने इसको डाल दिया लिक्विड में। क्या किया इसको? क्या किया इसको? लिक्विड में डाल दिया। तो अब यहां पर देखो कि फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अब ये देखो, हम लिक्विड की ही बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि फोर्स जो है ये कौन कौन सा इस पर लगता है। तो ये बताओ नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg लगेगा। बिल्कुल सही। और यहां पर टेंशन T लगता है और ये मान लो थीटा है। तो ये एंगल कितना होता है? थीटा ही। अगर टेंशन यहाँ पर T है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है? T cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है? T sin थीटा। ये थीटा है, ये T है, तो T cos थीटा इधर, T sin थीटा इधर। कोई तकलीफ इसमें? और mg जो है वो नीचे के तरफ लग रहा है। mg क्या हो रहा है? नीचे के तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर ये बताओ कि जैसे चार्ज यहाँ पर Q है, इस पर भी चार्ज Q है, सिमिलर चार्ज है।
सिमिलर चार्ज है, आई बात समझ में, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, कोलंबियन फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही ना होगा जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो लिक्विड है तो वास्तव में जो के का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और उसके बाद क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि अब यहाँ जो है हवा वाली बात नहीं है, अगर हवा होता तब तो एप्सिलॉन आर क्या होता, हवा हो जाता। अगर एप्सिलॉन आर यहाँ पर तब हवा हो जाता, कब, जब हवा होता तो, लेकिन यहाँ पर हवा तो है नहीं, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या, लिक्विड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे मान लो, अब इतना बात तो हम लोग ऐसे भी लेते हैं, अब एक इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एक इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट ऊपर के तरफ लगेगा, अप थ्रस्ट किधर लगेगा, ऊपर के तरफ लगेगा। आई बात समझ में? फिर एक बार देख लीजिए कौन कौन सा फोर्स, mg नीचे टेंशन T है, इसका एक कंपोनेंट इधर चला गया T cos थीटा, इधर कंपोनेंट चला आया T साइन थीटा, थीटा की तरफ cos और इधर आ गया साइन। ठीक है, तो और इधर की तरफ जो है कोलंबियन फोर्स लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या सिंपली के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी दे सकते हैं। के का मान हम लोग बाद में बैठा लेंगे। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू इसका हुआ। अब एक इसमें जो एक्स्ट्रा फोर्स अब आ रहा है ये अप थ्रस्ट का। तो देखो सिचुएशन आपका दोनों का रहा है कि एक बार हवा में लटकाना है और एक बार लिक्विड में। तो हम लोग पहले लिक्विड की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिक्विड की बात कर लेते हैं, फिर हवा के लिए जो है उसी से आराम से आ जाएगा। पहले हम लोग लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर लिक्विड, लिक्विड में इसको लटकाया गया तो क्या हो जाएगा, इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पर देखो तो T cos थीटा प्लस अप थ्रस्ट किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो या ये कहिए कि T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg माइनस अप थ्रस्ट के बराबर होगा। बोलो कोई तकलीफ है, T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg माइनस अप थ्रस्ट के बराबर होगा। तो यहां पर देखो कि T cos थीटा बराबर mg और अप थ्रस्ट कितना, अभी हम लोग देखे थे VDG। ठीक है, VDG ये अप थ्रस्ट है, जरा ध्यान से समझो इसको। और यह जो मास है ये किसका मास है, बॉडी का मास है। ये वेट किसका है, ये वेट किसका है, बॉडी का है। ये वेट किसका है, बॉडी का है। तो मास को क्या दे सकते हैं, फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहां पर इसका डेंसिटी मान लिया रो, तो V रो जी और माइनस VDG। आई बात समझ में? रो माना किसका डेंसिटी, किसका डेंसिटी, बॉडी का, है ना। रो माना किसका डेंसिटी, बॉडी का। डेंसिटी किसका हुआ, ये बॉडी का। तो अलग अलग माने हैं, रो किसके लिए है, बॉडी के लिए है, बॉडी का डेंसिटी। और डी किसके लिए है, डी किसके लिए है, बोलो, लिक्विड का डेंसिटी। डी किसका डेंसिटी माने हैं हम लोग, लिक्विड का डेंसिटी। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो यहां पर देखिए कि ये T cos थीटा आया, ठीक है ना। तो T cos थीटा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि एक बार लिक्विड में लटकाएंगे और एक बार हवा में। तो पहले हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, एयर का काम तो ऐसे ही हो जाएगा, उसी से निकल जाएगा। आइए पहले यहां पर हम लोग देखें,
लिक्विड की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर अब टी कॉस थीटा किसके बराबर आया? देखो तो यहां पर भी जी को कॉमन कर सकते हैं, तो भी जी को कॉमन कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा? रो माइनस डी। कोई तकलीफ है इसमें? ठीक बात है। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लेना है? फर्स्ट। और इसके बाद देखिए अब टी साइन थीटा, इधर वाला इसको बैलेंस करेगा, इधर वाला इसको बैलेंस करेगा। ध्यान से देखो, समझो, पहले लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। टी साइन थीटा क्या करेगा? टी साइन थीटा क्या करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पूछ रहा है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको पता है, हमने भी कई बार कहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो टी साइन थीटा इतना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये मान लीजिए इक्वेशन 2। तो ऐसे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि यहां पर 2 में 1 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 2/1। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा कितना होगा? इसमें इसको डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ तो साहब। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगा ना। क्या क्या नीचे आएगा बोलते जाओ तो? वी जी रो माइनस डी। अब डेंसिटी यहां पर रो डी हमने माना है, आपकी इच्छा हो रो 1 मान लीजिए, रो 2 मान लीजिए, D1 मान लीजिए, D2 मान लीजिए, जो मान लीजिए, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है पहले? तो यहां टी तो कट गया, तो यहां क्या निकलेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा निकलेगा। तो जरा देखें कि टेन थीटा कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वी जी और रो माइनस डी। वी जी रो माइनस डी। बोलो कोई तकलीफ है? तो ये टेन थीटा का वैल्यू आया। तो टेन थीटा एक बार यहां पर हम फिर लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर वी जी और रो माइनस डी। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो अभी रहने दीजिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम साइड हो लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर टेन थीटा आपके पास कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वी जी रो माइनस डी, ठीक है। ये आपके पास है। अब देखो ये जो हम लोग निकाले टेन थीटा, ये किस में निकाले? ये टेन थीटा किस में निकाले? लिक्विड में निकाले। अब अगर एयर की बात करें तो इसमें क्या चेंज करें ताकि एयर में आ जाएगा? एयर की अगर बात करें, एक तो आपका यहां से एप्सिलॉन आर हट जाएगा। एयर की बात करें तो एप्सिलॉन आर हटेगा, पहली बात। और दूसरा परिवर्तन क्या होगा? डेंसिटी किसका हटेगा? लिक्विड का हटेगा। तो लिक्विड का डेंसिटी क्या मान रहे हैं हम? ये किसके लिए? लिक्विड के लिए है ना, डी वाला। तो जब हम एयर की बात करेंगे तो एक ये हट जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए बोले कि अब इसके बाद एयर से का निकालना तो आसान हो गया इसके लिए। अगर हम एयर की बात करें
फॉर एयर, तो यहाँ पर और टेन थीटा जो है क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेन थीटा विल रिमेन सेम, थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टेन थीटा वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और नीचे फिर क्या होगा बताओ तो यहाँ पर आर स्क्वायर वी जी और रो, यही ना होगा। इसको मान लो इक्वेशन 4। आई बात समझ में? जैसे ही यहाँ पर हम लोग एयर की बात किए तो एप्सिलॉन आर यहाँ से हट जाएगा, एप्सिलॉन आर यहाँ से हटेगा, और लिक्विड का जो डेंसिटी है, जब लिक्विड है ही नहीं तो फिर लिक्विड के डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, तो लिक्विड का डेंसिटी भी वहाँ से खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गया, ये इक्वेशन 4 आ गया। अब टेन थीटा ये भी है और टेन थीटा ये भी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो फिर फिजिक्स इसमें यही है कि दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4। तो 3 और 4 को क्या करना है? फिर बराबर कर देना है। आई बात समझ में? क्या करना है? 3 और 4 को बराबर कर देना है। तो जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर वी जी रो माइनस डी इक्वल टू, अब इस डायग्राम का तो कोई काम नहीं बना हुआ है ये आपके पास, इसको भी अब हम हटा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर वी रो जी। अब ये बताओ टारगेट क्या है? निकालना क्या है? निकालना क्या है? एप्सिलॉन आर निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी ही निकालना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये खत्म, क्यू स्क्वायर ये भी खत्म, आर स्क्वायर भी साफ, वी भी साफ, जी भी साफ, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ साफ है ही, तो नीचे बचा क्या? साफ नहीं, बहुत कुछ बचा है अभी। एप्सिलॉन आर यहाँ है, रो माइनस डी यहाँ है, हाँ, और क्या बचा इधर नीचे? नीचे आपको रो बचा है। तो चाहिए आपको क्या साहब? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को ऊपर कर देते हैं, एप्सिलॉन आर को उधर भेज दीजिए और रो को इधर भेज दीजिए। तो एप्सिलॉन आर उधर, रो इधर, तो रो अपॉन रो माइनस डी, और यही आपके लिए फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अब वैल्यू पुट करना है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, रो अपॉन रो माइनस डी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार ऑलरेडी AIEEE में पूछ चुका है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा है। तो अगर इतना बनाना पड़े ऑब्जेक्टिव के लिए तब तो फिर दिक्कत होगा। तो वैसे स्थिति में ऑब्जेक्टिव टिप्स है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसको याद रखेंगे तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, और नहीं तब तो फिर सब्जेक्टिव आपका अच्छा हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपको पता है रो क्या है भैया? रो क्या है? डेंसिटी किसका? डेंसिटी ऑफ बॉडी। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है? 1.6 ग्राम पर सीसी। सीजीएस में है तो रेशियो है, तो सीजीएस में भी है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, रेशियो किसी में भी हो बात एक ही है। और नीचे फिर रो 1.6। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? कितना है? 0.8। तो यहाँ पर देखिए 1.6 और नीचे क्या हो गया? 0.8। तो आंसर कितना हो गया? 2। अब ये बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस होता है, बिल्कुल सही बात। यूनिट क्या होगा?
यूनिटलेस होता है। यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस होता है, इसलिए कि ये रेशियो है ना। और यहाँ भी देखो है क्या, ये रेशियो है, ऊपर भी डेंसिटी है या नीचे भी डेंसिटी माइनस डेंसिटी, डेंसिटी ही होगा। ये रेशियो है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। आई बात समझ में? इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। बात क्लियर हुआ या नहीं? ये समझ गए? तो अगर इसको आप याद रखते हैं तो ये कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव है, और नहीं तो फिर इतना बनाने में तो समय लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो इसको पहले लिख लीजिए, यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम्ब एंड -4 माइक्रोकूलम्ब, 8 माइक्रोकूलम्ब एंड -4 माइक्रोकूलम्ब। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, एक चार्ज जो है 8 माइक्रोकूलम्ब है और दूसरा क्या है, -4 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, kept at certain distance apart, now they are touched and after that again kept at the same distance। अच्छा ये बताओ, जैसे 8 माइक्रोकूलम्ब यहाँ है, -4 माइक्रोकूलम्ब यहाँ है, जब दोनों को टच कराएंगे और उसके बाद रखेंगे, तो टच कराने का क्या मतलब है, दोनों में कैसे कैसे बटेगा चार्ज, 8 - 4, तो टोटल तो 4 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है ही, तो 2-2 माइक्रोकूलम्ब दोनों में बटेगा। यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम्ब और यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम्ब, तो यहाँ पर जो है रख दिया। फिर वही डिस्टेंस, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, डिस्टेंस शुड बी सेम, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। इसमें डिस्टेंस आपका वही है, उसमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पर एक बार इस दोनों के बीच फोर्स निकाल लीजिए। इनिशियल या इनिशियली F1 जो होगा तो क्या होता है साहब, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K Q1 कितना, 8 माइक्रोकूलम्ब है। देखो अगर कूलम्ब में बदलोगे तो 10⁻⁻⁶, यहाँ भी 4 × 10⁻⁻�6। हालांकि रेशियो फॉर्म है, आप नहीं भी बदल सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। R तो सेम है, कोई फर्क नहीं। ये आपका F1 हो गया। फिर देखिए F2, अब इस दोनों के बीच फिर K तो जो भी होगा कटेगा, 2 10⁻⁻�6, फिर यहाँ पर 2 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुना। बाकी डिस्टेंस में कोई चेंज है ही नहीं, तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब करना क्या है, F1 में F2 को डिवाइड कर दीजिए, आपको अब आंसर यहीं से दिखने लगेगा। देख लीजिए, F1 में F2 को डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो देखो, तो पहले तो यहाँ पर K खत्म, R खत्म, तो क्या बचा, 8 × 10⁻⁻6 और 4 × 10⁻⁻6, नीचे 2 × 10⁻⁻6 और 2 × 10⁻⁻6। हालांकि इतना करने का कोई काम नहीं है, ये तो हम लोग बना रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से हो सकता था। 8 चौके 32 और नीचे 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 8:1। हालांकि बनाना है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो, जरा ये भी सुन लें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो तो इसको चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं। सीधा आप देखिए 8 है 4 है। ऑब्जेक्टिव टिप्स, इसका ये बनाने का तरीका वैसे आपको बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टिप्स, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन। सीधा आप अब ये देखिए फिगर बना लीजिए, 8 चौके 32, सीधा 2 दूना 4, आंसर 8:1। आई बात समझ में? तो इतना कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई जरूरत नहीं, इसलिए
कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही और बाकी तो सब जाएगा ही। के को भी जाना है, डिस्टेंस को भी जाना है, तो 8 चौके 32, नीचे 2 दूना 4, दोनों को डिवाइड कर दिए, आंसर निकल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? तो समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि बराबर समझ में आते रहे। ठीक है, शेयर भी करना है। अच्छा ठीक, थैंक यू।